स्प्रिंग में हम लोग साहिब आलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि एक रैग पिकर है। काम उसका क्या है? उसका काम है कि आसपास से जो मतलब कबाड़ निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसमें से वो कुछ कीमती चीजों को ढूंढता है। और उन चीजों को ढूंढने के बाद में क्या करता है, फिर जो काम की चीजें हैं जिसे गोल्ड कहा गया है, तो गोल्ड यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी लाइफ के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जीविकोपार्जन का एक साधन है। यहाँ जो गोल्ड शब्द ने उस दिन एक्सप्लेन भी किया था कि जो गोल्ड वर्ड है ये एक मेटाफर है। ये क्या है? ये मेटाफर है। मेटाफर मतलब जैसे जो गोल्ड है, एक तो ये लिविंग मतलब अर्निंग है, अर्निंग फॉर लिविंग, और ये आप मतलब दूसरा उसके लिए क्या है? अर्निंग और लिविंग है, मतलब जीवित रहने के लिए अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो खाने की जरूरत है, और उसकी पूर्ति यहां से होती है, इसलिए गोल्ड कहा गया है। और कभी कभी कुछ ऐसी मतलब वस्तुएं मिल जाती हैं, जैसे मनी मिल जाता है, या फिर कॉस्टली मेटल्स। ठीक, कॉस्टली मेटल्स मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब घर में कोई वस्तुएं बेकार हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसमें से जो काम की चीजें हैं हम लोग ले लेते हैं, और जो फालतू चीजें हैं उसको निकाल मतलब बाहर फेंक देते हैं। अब जब कबाड़ वाले के पास पहुंचता है तो वो क्या करता है, अपने काम की चीजें ले लेता है। कभी कभी जैसे कुछ चीजें हैं काफी महत्वपूर्ण होती हैं, उसका अच्छा रेट मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो कहां तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया था बेटा? यहाँ आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है नहीं? अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां तक हम लोग पढ़े थे कि आई हैव नथिंग इल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ फर्स्ट। समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और इसमें से हम लोग यहां तक पहुंचे थे कि गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, यहां तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। एल्स का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जब किसी चीज को फोर्सफुली कहा जाता है, एल्स का प्रयोग करते हैं। एल्स का मतलब होता है भी। तो बताया गया यहाँ पर कि नथिंग एल्स टू डू, उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, यानी उसके पास कोई काम नहीं है। ये जो रैट पिकिंग कर रहा है ये उसकी मजबूरी है। कूड़े से जो कीमती वस्तुएं ढूंढ रहा है, कबाड़ का काम कर रहा है, ये उसकी मजबूरी है, वो करना नहीं चाहता। अब कर क्यों रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके सामने क्या है, मजबूरी है और कोई काम नहीं। ही मटर्ड लुकिंग अवे, और इस प्रकार से वह जो है, मटर्ड माने होता है बुदगाना या कुछ मन मन ही मन कहना। तो कहने के बाद वहां से क्या हुआ, लुकिंग अवे मतलब चला गया। गो टू द स्कूल, स्कूल गया। आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो एडवाइस मस्ट साउंड। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली मतलब मैंने कहा उसके सामने, मैंने जो प्रस्ताव रखा। यहाँ ग्लिबली का मतलब होता है आनंद फान है, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे। रियलाइजिंग, उन्हें इस बात का रियलाइज हुआ, महसूस हुआ। इमीडिएटली माने जल्द ही। हाउ हॉलो एडवाइस मस्ट साउंड, और कि उन्होंने कितना मतलब खोखला सलाह दिया। जो सलाह है वो उसके लिए क्या है, पूरी तरीके से बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब ये है, अनीस जंग ने उससे कहा कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, ये स्टेटमेंट है। उन्होंने साहेब से कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। बाद में जो अनीस जंग हैं उनको इस बात का महसूस हुआ या आभास हुआ बहुत जल्द ही कि उन्होंने कितनी खोखली सलाह दी है। खोखली, इसे हम लोग बोलते हैं हॉलो।
HALLOW। हालो माने क्या होता है? खोखला। उन्होंने कहा कितनी खोखली सलाह दी है। यहाँ खोखली सलाह का मतलब होता है कि जिस सलाह का या जिस सजेशन का सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हालो सजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से मतलब, और साउंड माने यहाँ आवाज नहीं होता है, साउंड का मतलब प्रतीत होना होता है। साउंड का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना, या प्रतीत होना। मतलब उन्हें जो है खुद स्वयं को, ये जो मतलब सलाह थी उनकी, ये खुद उन्हीं को मतलब खोखला मतलब लगा, या पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ एक वादा या जुमला कह सकते हैं कि वो मतलब पूरी तरीके से क्या था? एक जुमला था जिसे पूरा नहीं कर पाना था, और ना मतलब पोएटस ने बिना सोचे समझे उस वादे को किया था। आगे बताया गया कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। उसने कहा कि जब कोई बनवाएगा, व्हेन व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। उसने कहा कि जब स्कूल बनेगा या तुम स्कूल बनवाओगे तब मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो राइटर पूछ रही है, कह रही कि अगर मैं स्कूल बनवाऊं तो क्या तुम स्कूल में आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। हाफ जोकिंग का मतलब होता है मजाक, या कह सकते हैं कि मजाक करते हुए। हाफ जोकिंग मतलब आधा अधूरा, जैसे मतलब एक होता है कि आदमी फुल मस्ती के मूड में होता है, दोनों पक्ष का सपोर्ट मिलता है, तो जो जोक होती है, नहीं आप सुनने के लिए मतलब हंसने के लिए बेताब है और अगला हंसाने के लिए बेताब है, लेकिन एक व्यक्ति अगर सीरियस है और दूसरा व्यक्ति हंसाने के मूड में, हंसने के मूड में है, तो उसे हाफ जोकिंग कहा जाता है। ठीक इस तरह से जो पोएटस राइटर है, राइटर ने मतलब थोड़ा मजाक करते हुए कहा, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने मुस्कुराते हुए यही कहा था कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम आओगे? तो उसने कहा हाँ। ही सेज स्माइलिंग, उसने मतलब जो है मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं अवश्य आऊंगा। आगे देखिए लिखा, इफ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। फ्यू डेज लेटर का मतलब होता है कुछ दिनों के बाद। फ्यू डे लेटर का मतलब यहाँ हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम, मैंने उसे देखा। रनिंग अप टू मी, वो मेरे तरफ आया। अप टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कोई स्टूडेंट बताएगा अप टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अप टू बोलिए। एनी स्टूडेंट हु वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ अप टू? अप टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक सेंटेंस। हाँ भैया, इसका मतलब होता है, स्क्रीन पे क्लियर नहीं आ रहा है, अब बताएं। अप टू का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा? सौम्या बोल रही है क्या? अप टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? चलो ठीक है, बता रहा हूं। मैं 10 तक गिनूंगा। मैं 10 तक गिनूंगा। वैसे ग्रामर यूपी सर को दिया गया है, एक बुक मुझे दिया गया है और एक बुक प्रमोद सर को दिया गया है। आप लोग जो अलॉट है वही पढ़िए। कोई दूसरा अगर पढ़ाता है तो बता दीजिए सर आपको ये अलॉट किया गया है। फ्लेमिंगो मैं पढ़ाऊंगा, दूसरी बुक है वो प्रमोद सर पढ़ाएंगे, यूपी सर ग्रामर पढ़ाएंगे और पोएट्री पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 10 तक गिनूंगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अप टू का प्रयोग करेंगे। आई विल काउंट अप टू 10। अप टू 10 हो जाएगा। तो यहां अप टू का प्रयोग किया गया। तो अप टू का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जो मतलब रैप पिकर था, यानी साहब था, वो उस तक दौड़ करके आया, मतलब दौड़ करके वो राइटर की तरफ आया और आकर के उसके पास खड़ा हो गया, नहीं उस तक आया। इसलिए हम क्या मतलब यहाँ पे जो यूज किया गया है वो अप टू का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? तो वो मतलब बताया गया कि कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरे पास तक दौड़ते हुए आया। इज योर स्कूल रेडी? उसने कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? उसने क्या कहा?
कहा ये बता दीजिए आपने कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, किस दिन से पढ़ने आऊं मैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो उन्होंने कहा, यानी राइटर ने कहा कि देखो इतना आसान नहीं है कि स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। आई से इम्ब्रास्ड, आई से इम्ब्रास्ड, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आई से इम्ब्रास्ड मतलब वह जो है थोड़ा परेशान होकर के, एट हैविंग मेड प्रॉमिस दैट वॉज नॉट इट टेक्स लॉन्गर मीन, बताया गया यहाँ पर कि वो थोड़ा मतलब परेशान हुई। आई से एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड प्रॉमिस, मतलब उसने जो वादा किया था उस वादे पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट वॉज नॉट मीन, मतलब उसका मतलब ये नहीं था कि वो स्कूल बनवाएगी, उसने तो हाफ जोक में कहा था, मजाक करते हुए उसने कहा था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउट इन एवरी कार्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, लेकिन जो वादे उससे किए गए थे वो उसे क्या कर रहे थे, एक मतलब जो उसकी अपनी एक दुनिया थी उसके लिए क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, इम्पोर्टेंट थे। जैसे एक भूखा व्यक्ति है उसके लिए रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर व्यक्ति खाना पानी खा के रेडी है तो उसके लिए रोटी का कोई महत्व नहीं रहता है। तो वही पोएटस कह रही है, राइटर कह रही है कि मतलब जो वादा मैंने उससे किया था वो इस दुनिया में, इस संसार में उसके लिए क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कई महीने के मतलब जानने के बाद, आई आस्क हिज नेम, मतलब कई महीने के बाद जब वो मिला तो उसके बारे में मैंने जानने का प्रयास किया और उसका नाम पूछा। तो उसने क्या बताया, उसने कहा साहिब आलम। ही अनाउंसेस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। कुछ लोग कहते हैं ना मतलब मेले में उनका नाम अलाउंस हो रहा था, तो अलाउंस माने भत्ता होता है, यहाँ अनाउंस होता है, ANNOUNCE, अनाउंस। तो ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की या उसने बताया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। अब यहाँ पे पोएटस कह रही, आयरनी कर रही है, आयरनी का मतलब होता है व्यंग। आयरनी, IRONY, IRONY, आयरनी का मतलब होता है व्यंग। व्यंग होता है, व्यंग माने हंसी, जैसे किसी चीज पर कमेंट करना। तो वही यहाँ बताया गया कि जो राइटर है उसने मतलब जो है आयरनी की, ठीक, ये यहाँ से, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था, व्हाट इट मीन्स, कि उसका मतलब क्या है, या मतलब जो नाम उसका है उस नाम का क्या मतलब है। इफ ही नो इट्स मीनिंग, कह रहा यदि उसे अपने नाम की मीनिंग पता होती, तो उसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के मालिक। साहिब आलम मतलब पूरी दुनिया का मालिक या पूरे ब्रह्मांड का मालिक, उसे हम क्या कहते हैं, साहिब आलम कहा जाता है उर्दू में। जैसे कायदे आजम है, तो पाकिस्तान का निर्माण उसने किया, और उसके बाद में पाकिस्तान की जो सारी व्यवस्था उसने बनाई, इसलिए उसको कायदे आजम कहा जाता है जिन्ना को। तो कायदे आजम मतलब व्यवस्था देने वाला। ऐसे ही साहिब आलम मतलब होता है पूरी दुनिया का, जो कायनात का जो मालिक है साहिब आलम कहा जाता है, नहीं हम लोग की भाषा में ईश्वर या भगवान कहते हैं। ही वुड हैव हर्ड हार्ड टू हार्ड टाइम टू बिलीव इट, बताया गया कि मतलब उसके लिए बड़ा कठिन था इस बात पर विश्वास करना, मतलब उसके लिए इस बात पर विश्वास करना कि उसका क्या नाम था, पूरे ब्रह्मांड पूरी दुनिया का मालिक उसका नाम है, इस बात को मतलब भरोसा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था। Unaware of what name represents, he roamed street with his friend and army of the barefooted boys who appear like the morning bird, disappear at the noon. बताया गया यहाँ पर कि अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम, वो अपने नाम जो था उस नाम से पूरी तरीके से अपरिचित था। अब यहाँ नाम से अपरिचित होता तो नाम बताता कैसे, वो अपने नाम से नहीं बल्कि नाम के अर्थ से अपरिचित था। ही रिप्रेजेंट्स ही मोम्स, सॉरी ही रोम्स, रोम्स माने होता है टहलना, ROAM। रोम का मतलब होता है घूमना फिरना, घूमना फिरना को क्या बोला जाता है, रोम बोला जाता है। वो क्या करता था, गलियों में घूमता था, टहलता था, किसके साथ, स्ट्रीट माने गली होता है, विद हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज, यहाँ आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज का मतलब हो जाएगा कि जो बच्चे नंगे पैर चल रहे थे। तो मतलब यहाँ आर्मी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो रैप स्पीकर होते हैं
वह समूह या ग्रुप में चलते थे, 2-4 लोग होते थे और आसपास के एरिया में अपने काम की चीजें ढूंढते थे, इसलिए आर्मी शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। रह गया कि और बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पांव, BARE वेयर, FOOTED, वेयर फुटेड माने क्या होता है, नंगे पांव। ठीक, तो बताया गया कि वो क्या करता था, गलियों में घूमता था और नंगे पांव घूमता था अपने मित्रों के साथ, यानी जो मित्र थे, जैसे आर्मी जो मार्च करते हैं उसी प्रकार से वो भी घूमते रहते थे। अब बता, इसकी कंपैरिजन फिर की गई है, हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स माने होता है सुबह की चिड़ियों की तरह, वह सुबह के चिड़ियों की तरह प्रतीत होते थे, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर के समय वो क्या होते थे, गायब हो जाते थे। जिस प्रकार आप देखे होंगे सुबह के समय जो चिड़िया होती हैं वो दिखाई देती हैं, और जैसे ही दोपहर होता है फिर चिड़िया गायब हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये बच्चे भी सुबह के समय आते थे और आने के बाद में ये जो है अपने काम की चीजें इकट्ठा करते थे, और दोपहर होते होते फिर ये क्या होते थे, गायब हो जाते थे। अब आगे बताया गया, ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ओवर द मंथ मतलब महीने के बाद या कई महीने जब मतलब महीने बीते, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, यहाँ कम टू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान में आना, कम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है जानकारी होना, जानकारी प्राप्त होना। अब यहाँ कम टू नॉलेज लिखा हुआ है, तो कम टू नॉलेज का मतलब होता है मतलब उन बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त होना, या उन बच्चों से जान पहचान हो जाना, रिकॉग्नाइज लिखा, सॉरी। कम टू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जान पहचान हो जाना। ईच ऑफ देम माने उनमें से प्रत्येक, जितने बच्चे आते थे उस सभी बच्चों में क्या हो गई, जानकारी, मतलब उनकी जो है परिचय हो गया उनका आपस में, मतलब जो राइटर है उसका और जो बच्चे आते थे उन सब में क्या हो गया, अपना एक परिचय हो गया। वाई आर यू, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, यहाँ पे आप लोग स्लीपर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ सीधे चप्पल लिखा गया है। आई आस्क्ड वन, आई आस्क्ड वन का मतलब होता है मैंने एक से पूछा, आई आस्क्ड वन का मतलब क्या होता है, मैंने एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो उनमें से एक ने कहा, यहाँ जो सेल्फ लिखा है, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी, क्या होता है, SHELF, SHELF, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी। तो उस बच्चे ने, उनमें से एक बच्चे ने कहा कि जो मेरी मदर हैं वह क्या करती हैं, मेरी मदर अलमारी से, जो अलमारी में हमारी चप्पल रखी हुई है वो क्या करती हैं, निकालती नहीं है या मुझे उतार कर नहीं देती हैं। बच्चे के कहने का मतलब था कि हमारे यहाँ चप्पल है, अलमारी में रखा हुआ है, लेकिन जो उसकी मम है या उसकी जो मदर है वो उसे पहनने के लिए वहां से उतार के नहीं देती है। ही फिर आगे बताया गया कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल, ही आंसर्ड सिंपली, उसने बड़े साधारण तरीके से उत्तर दिया, और उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि मेरी मम्मी अलमारी से चप्पल उतार के नहीं देती हैं। इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ एट अदर हु वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तभी राइटर की जो नजर है वो पड़ती है बच्चे पर, दूसरे बच्चे पर पड़ती है। अनादर माने होता है दूसरे, हु इज वेयरिंग जो पहने हुए था, शूज माने होता है जूता, दैट डू नॉट मैच जो मैच नहीं करता था। जैसे भाई जो गरीब बच्चे हैं या कबाड़ में ही काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उनको जूता मिला, उनके साइज फिट था तो उन्होंने पहन लिया। अब एक मतलब कोई जूता वैसे फेंकेगा नहीं, जब एक फटेगा या टूटेगा तभी फेंकता है, तो एक जो है जूता सही था तो उसको पहन लिया, दूसरे जोड़ी का दूसरा जूता सही था उसको पहन लिया, तो जो उसने जूते पहन रखे थे वो मैच नहीं कर रहे थे। वही से बताया गया है, व्हेन आई कमेंटेड ऑन, तब मैंने कमेंट किया, टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग, ही सफल्स हिज फीट, उसने अपने पैरों को मतलब जो है पैरों की ओर देखा, पैरों को छुपा लिया और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, उसने कहा मैं जूते चाहता हूँ। फिर थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा, यानी जो जिस बच्चे को के पर उन्होंने कमेंट किया तो उसने तो अपना मतलब पैर छुपा लिया,
लेकिन जो बगल में और खड़ा बच्चा था उसने कहा कि मतलब मुझे जूते चाहिए, मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज एवर ओन्ड अ पेयर ऑफ आर लाइफ, जिसने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं पहने थे। ओन, OWNED, ओन का मतलब होता है धारण करना या लेना। जैसे ओन का मतलब होता है किसी चीज को अडॉप्ट करना। तो उसने पूरे जीवन में उसने मतलब जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे मतलब देश की यात्रा की। आई हैव सीन चिल्ड्रन, अब राइटर यहाँ अपने बारे में बता रही है कि उसने पूरे जीवन मतलब जो है पूरे देश की यात्रा उसने की। वॉकिंग, उसने मतलब बच्चों को नंगे पांव देखा है इन सिटी, शहरों में। क्योंकि ये उस समय की घटना है जब लगभग 1992 की बात, 1900 मतलब 52 या 72 की बात है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में 72 में शायद वो फ्री हुआ वहां से। तो फ्री होने के बाद वो एक देश बना है, उसके पहले की घटना है। उससे पहले की घटना है जब बांग्लादेश भारत का ही पार्ट हुआ करता था, इंडिया का पार्ट हुआ करता था। और इसकी जो मतलब बॉर्डर वगैरह है पूरी तरह से मान के चले कि भारत की मतलब दो साइड से, तो इंडिया से घिरा हुआ है, एक साइड समुद्र से घिरा हुआ है। तो वही जो बताया गया कि भारत से बॉर्डर कटा हुआ था। तो ऐसे कंडीशन बताया गया कि उसने यात्रा जब की तो उसने देखा कि जो शहर में जो बच्चे हैं, इतनी गरीबी है कि काफी बच्चे मतलब जो है बिना चप्पल के या बिना जूते के मतलब चलते हैं, बेयर फुटेड चलते हैं। ऑन विलेज रोड, चाहे शहर हो चाहे गांव की सड़कें हो, हर जगह जो बच्चे हैं वो नंगे पांव चलते हैं। और अभी आप लोग अभी तो मतलब इस समय तो तमाम ऐसे चप्पल की कंपनी आ गई है, महुआ से लेके रिलैक्सो, मतलब पता नहीं कौन कौन से ब्रांड चल रहे हैं मार्केट में। उससे पहले अगर देखा जाए तो लोग मतलब खड़ाऊ पहनते थे, लोग जो है खड़ाऊ पहनते थे। उसके बाद में फिर खड़ाऊ के बाद में टायर का चप्पल आता था, उसको पहनते थे। और थोड़ा समय पास हुआ तो धीरे धीरे मतलब जो है रूपानी चप्पल आता था एक, तो रूपानी चप्पल पहनते थे। अब तो तमाम कंपनी आ गई है, बाटा से लेके और बोलिए क्या। हाँ बेटा, ये दिस स्टोरी रियल मतलब स्टोरी है ये हिस्टोरिकल है, मतलब फैक्ट पर आधारित है। ये मतलब कह सकते, मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे स्टोरी भी कई प्रकार की, एक हिस्टोरिकल होती है जो फैक्चुअल पर हो, फैक्ट बेस पर आधारित होती है। तो जो ये स्टोरी है ये बेटा फैक्ट बेस पर आधारित है। जैसे आप लोग महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखे होंगे, ये है। हाँ बेटा, एक लड़का था, ये मतलब इस कहानी की स्टोरी के माध्यम से ये मतलब देश में जो उस समय की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन था, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। और एक तरह से मान के चलिए कि हिस्ट्री है ये, हिस्ट्री से काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो साहिब आलम एक लड़का था, ये इनका जो परिवार था, जैसे आप लोगों ने अब तो मतलब बुक चेंज हो गई है, इंटर में इससे पहले चैप्टर था एक गर्ल विथ बास्केट। तो उसमें बताया गया है कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो मिलियन लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, धीरे धीरे शहरों में इधर सेटल हो गए, छोटे छोटे काम करके मतलब अपनी जीविका चलाने लगे थे। और विलियम सी डगलस एक अमेरिका के मतलब जज थे, वो इंडिया आए थे घूमने के लिए, सर्वे करने के लिए आए थे। तो स्टोरी ये मतलब क्या है, रियल स्टोरी है। ये जो स्टोरी है बेटा, ये रियल स्टोरी है। और इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि गरीबी के वजह से या गरीबी के कारण किस प्रकार से चाइल्ड लेबर होता है और बच्चे स्कूल जाने के बजाय इधर उधर मतलब दुनियादारी में फंस जाते हैं। फिर आगे बताया गया कि चाहे शहर का रोड हो चाहे गांव का रोड हो, हर जगह आपको बच्चे घूमते हुए मतलब नंगे पांव मिल जाएंगे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे वियर फूट, एक परंपरा बन चुकी है नंगे पांव। मतलब यहाँ पे जो राइटर है वो कह रही है कि ये जो है एक परंपरा बन चुकी है, एक सिस्टम बन चुका है नंगे पांव चलना। मतलब सिर्फ पैसे का अभाव ही नहीं है कि पैसे के अभाव की वजह से ही हो रहा है, लोग जो है एक परंपरा बना लिए हैं नंगे पांव चलना। नंगे पांव चलने की क्या हो गई है, अपनी एक परंपरा हो गई है। ठीक। तो वही यहाँ बताया गया कि ये राइटर मतलब अपने व्यू दे रहा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या करता है। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। बताया गया कि एक प्रकार से राइटर फिर कह रही है, कह रही है कि देखिए एक प्रकार का एक्सक्यूज है ये, जो बच्चे मतलब बोल रहे थे कि मम्मी नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा है,
तो ये क्या था बेटा, एक प्रकार का एक्सक्यूज था, बाकी इसका वास्तविकता से कोई संबंध मतलब नहीं था। मतलब गरीबी उस समय अपने चरम पर थी या बहुत ज्यादा थी। आई रिमाइंड अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वन टोल्ड मी। मतलब मुझे याद है एक कहानी, ए मैन एक व्यक्ति की, फ्रॉम द उडीपी वन टोल्ड मी। उडीपी एक जगह है, वहां की एक कहानी मुझे याद है जो मुझे बताया गया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ओल्ड टेम्पल। बताया गया कि उडीपी में एक मंदिर था, उस मंदिर के पास में एक, मतलब पहले मंदिर में ही स्कूल चलते थे। तो एक यंग बॉय था, वह मतलब मंदिर में पढ़ने के लिए जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, प्रीस्ट थे। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, यानी जो पूजा पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रीस्ट कहा जाता है। He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes. जब वो वहां जाता था तो क्या करता था, वहां पहुंचने के बाद, ध्यान दीजिएगा, वो वहां जाने के बाद प्रे करता था, प्रार्थना करता था। किसके लिए? पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। यानी मंदिर जब जाता था तो वो ये प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी जूते की व्यवस्था करा दीजिए या चप्पल की व्यवस्था करा दीजिए। इन चीजों के लिए क्या करता था, प्रे करता था। ठीक बेटा जी। फिर आगे बताया गया, 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड टू हिज टाउन। कह रहा 30 साल के बाद मैं अपने शहर गया। कहाँ गया? 30 साल के बाद मैं अपने शहर गया। शहर मतलब, शहर का मतलब क्या? 30 साल के बाद कह रहा है कि वो वापस शहर को गया, एंड टेम्पल, और उस मंदिर पर गया, विच वॉज नाउ डॉन इन ईयर ऑफ द डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब होता है उजाड़ या सुनसान। डिसोलेशन माने क्या होता है? उजाड़ होता है या सुनसान होता है। DESOLATION। डिसोलेशन का मतलब होता है सुनसान, सुनसान या उजड़ा हुआ। क्या होता है? सुनसान या उजड़ा हुआ। तो कह रहा है कि मैं उडीपी के शहर गया, और उडीपी जब पहुंचा मैं तो वहां पे उस मंदिर पर गया, तो वहां पर देखा उसने क्या था, पूरी तरीके से सुनसान था। इन बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। और उसने जब, बैकयार्ड माने होता है पीछे की ओर, मंदिर के पीछे की ओर जब गया तो वहां पर जो पुजारी था, एक नया पुजारी था, वो रह रहा था। देयर वॉज रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर। वहां पर लाल रंग की और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी या लगी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस इन ग्रे यूनिफॉर्म। और एक लड़का जो भूरे रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए था। ड्रेस माने होता है पहने होना। बियरिंग सॉक्स शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू इट द स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बैग बेड, सॉरी। तो बताया गया कि एक लड़का जो है वो आया, वो मतलब यूनिफॉर्म पहने हुए था, सॉक्स थे, शूज थे, और फिर कपड़े, मतलब वो थोड़ा जब नजदीक आया तो स्कूल बैग को उसने क्या किया, फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया उठा करके। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखकर या देखा, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई। अनदर बॉय, दूसरे बच्चे की, हैड मेड टू गॉडेस, जो उसने देवी से प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि जब उसे एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं, लेट मी नेवर लूज देम, उसने कहा कि अगर मुझे मिल जाएंगे तो वो कभी उन्हें खोएगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी थी उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, वो जो यंग बॉय था वो क्या बन गया था, जो यंग बॉय था वो कौन था, वह जो सन्यासी यानी जो पुजारी था, पुजारी का लड़का था, वो सूज जो जूते पहने हुआ था। कहने का मतलब है कि जो पहले यही लड़का मंदिर में आके प्रार्थना किया करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए, अब उसी का जो मतलब वही जो था, उसकी जो मतलब कल्पना थी या कह सकते हैं जो प्रार्थना थी, वह पूरी हो गई थी। और पूरी होने के बाद उसने क्या किया था, वही बच्चा था जो जोड़े एक जोड़ी जूते पहने हुए था। बट मेनी अदर लाइक द रैप पिकर्स इन माई नाइबर्स वुड रिमेन शूजलेस। कह रहा है लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे पड़ोस में जो रैप पिकर्स थे या जो
जूते मतलब कह सकते हैं कबाड़ बीनने वाले लोग थे। वो लोग यानी वो बच्चे अभी भी क्या थे, उनके पास वो शूजलेस थे, उनके पास जूते नहीं थे। कहने मतलब ये है कि जो बच्चा बचपन में ईश्वर से प्रार्थना क्या करता था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जूते चाहिए, और वह जूते नहीं मिल पा रहे थे, उसकी प्रार्थना एक समय बाद जो देवी हैं उन्होंने सुन लिया। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति ये हो गई थी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है और उन्हें शूज नहीं मिलते हैं। माई acquaintance with barefoot rat picker lead to the Simapuri, a place on the periphery of the Delhi, yet miles away from the metaphorically मेटाफोरिकली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय होना, जान पहचान होना। ACQUAINTANCE मतलब होता है जान पहचान होना, जान पहचान होना या परिचय होना, या परिचय होना, परिचित होना, सॉरी, परिचित होना। ठीक, यहाँ पे एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना या परिचय होना। तो बताया गया कि माई एक्वेंटेंस विद वेयर फुट रैट पिकर्स, मतलब उसकी जो पहचान थी वो नंगे पांव चलने वाले जो रैट पिकर्स थे, मतलब कूड़े से मतलब कीमती वस्तु ढोने वाले या कबाड़ वाले जो बच्चे थे, उनसे थी। लीड लीड मी टू सीमापुरी, जो मुझे कहाँ ले गई, सीमापुरी ले गए। ध्यान दीजिएगा आप, जैसे बताया गया कि जो लोग बांग्लादेश से भागे, जैसे मान लो बांग्लादेश ये है, भारत में अगर मैप अगर देखा जाए एक तरह से तो कुछ इस तरह से इंडिया का मैप मतलब बनेगा ऐसे। ये तो ये बांग्लादेश है। वो लोग निकले जब तो उनसे सबसे नजदीक पड़ा दिल्ली। तो दिल्ली के जो बाहरी आउटर रिंग था, बट जैसे इंडिया का मैप अगर ले लिया जाए, इंडिया का मैप कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत अच्छा नहीं बनना है, लेकिन यह है कि एक हमें समझ लेना है थोड़ा सा। ये ऐसे तो बांग्लादेश बेटा यहीं पर है, बांग्लादेश जो है यहाँ पर है। तो यहाँ से ये लोग निकले तो पहुंच गए कहाँ, दिल्ली आ गए। यहाँ दिल्ली सेंटर में है। तो दिल्ली जब सेंटर में पहुंचे तो दिल्ली के पास ये जो सीमापुरी है, ये अच्छा पेरीफेरल क्या होता है, जो दिल्ली का आउटर यानी जो बाहरी क्षेत्र है इसे पेरीफेरल कहा जाता है। तो दिल्ली के जो बाहरी सीमा थी उसी के पास एक जगह थी सीमापुरी, जहां पर बांग्लादेश से आए हुए काफी लोग यहीं रह रहे थे और छोटे छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे व्यापार करके वो अपनी जिंदगी या अपनी जीविका चला रहे थे। समझ आया ना कि नहीं समझ आया? बोलिए। दिल्ली मतलब बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो आए, यहाँ पर एक छोटा सा गांव बस गया, एक छोटी जगह मतलब बस गई, और जो दिल्ली से क्या था, सटा हुआ था। इसीलिए क्या कहा गया, दिल्ली के चारों ओर का क्षेत्र जो पेरीफेरल कहा गया। तो दिल्ली के पेरीफेरल में एक गांव है जिसका नाम है सीमापुरी, यानी इस गांव का नाम क्या है, सीमापुरी। यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजी थे, जो वहां से भाग के आए थे, बांग्लादेश छोड़ के आए थे इंडिया में काम की तलाश में, वो लोग यहाँ रह रहे थे। तो वही कह रहा है कि मेरी जान पहचान थी जो मुझे कहाँ ले गई, सीमापुरी ले गई। ए प्लेस द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम, बेटा बताया गया कि जो स्थान है यह दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ मील की दूरी पर है। अब यहाँ मेटाफिकली इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो जो जगह है यह जगह रियल नहीं है। सीमापुरी जो जगह है यह रियल नहीं है, मेटाफर है। मतलब एक छोटा सा कोई बस्ती टाइप का बसा हुआ है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो नामकरण बाद में होता है, किसी भी स्थान का नामकरण पहले नहीं होता है। नामकरण कब होता है, बाद में होता है। तो जो पोएट है, पोएट मतलब राइटर है, उसने क्या किया है, एक नामकरण अपने मतलब मेटाफर, एक उसने एक सिंबल दे दिया है जिसका नाम क्या रख दिया है, सीमापुरी रख दिया गया, इसीलिए मेटाफिकली वर्ड यूज किया गया है। There are those who live there are squatter who come from Bangladesh back
इन 1971 बताया जा रहा है कि वो जो लोग थे वो बांग्लादेश से 1971 में आए हुए थे। साहेब फैमिली इज एमंग देम, और साहब की जो फैमिली थी यानी साहिब आलम की जो फैमिली थी वह उनके साथ ही आई थी। सीमापुरी वॉज देन विल्डरनेस। सीमापुरी क्या था? एक बहुत सुनसान, एक उजड़ा हुआ क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र था जहां पर कोई सुविधाएं, कोई फैसिलिटी नहीं थी। इट स्टिल इज बट नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वह पूरी बताया गया कि काफी समय तक या लंबे समय तक वो खाली नहीं रहा, धीरे धीरे वो जगह फुल हो गई। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहां पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन गए मिट्टी के, विद रूफ इन टिन एंड ट्रैम्पलिन, डिवोर्स ऑफ द सीवेज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रैक पिकर। बताया गया कि धीरे धीरे मिट्टी के दीवार, फिर उस पर टीन रख दिया गया, फिर तंबू बनाए गए, और इस प्रकार से छोटी छोटी नाले मतलब बनाए गए पानी निकलने के लिए, जिससे पानी निकल सके। लगभग 10,000 रैक पिकर्स की एक आबादी हो गई थी, यानी जो सीमापुरी था उसमें 10,000 या मतलब जो कबाड़ी वाले लोग थे वो रह रहे थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। बताया गया कि वो लगभग 30 साल से रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, नहीं बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड या बिना प्रूफ के रह रहे थे। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड। बताया गया कि बिना परमिट के रह रहे थे, उनके पास सिर्फ एक चीज था, वो क्या था? राशन कार्ड था। एंड दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर कार्ड, जिसकी सहायता से उनको मतलब वोटर लिस्ट में उनका नाम आ सके। टाइम ओवर हो रहा है, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं। ठीक, ओके बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून, और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलेंगे।